नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का जो दौर है वो जारी है। आज भी निफ्टी में 100 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। अगर निफ्टी के मैं अगर चार्ट्स को देखूं तो 22,027 के आसपास कारोबार हो रहा है। 97 अंकों की गिरावट है। अगर परसेंटेज में देखें तो 0.44%। बैंक निफ्टी में भी जो तगड़ी मार है वो देखने को मिल रही है। 360 अंकों की गिरावट, 47,980 के आसपास कारोबार हो रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, क्यों आ रही है मार्केट में भारी बिकवाली। इसके अलावा पिछले वीकेंड बाजार के दो बड़े दिग्गज, एक हेलियोस कैपिटल के संस्थापक और सीईओ समीर अरोड़ा साहब और दूसरे जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत साहब ने दो बड़े कमेंट किए। अब ये दो बड़े कमेंट क्या हैं, इनका क्या को रिलेशन है भारतीय शेयर बाजार में, इसको आसान भाषा में समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी और मार्केट को कवर करने वाले संदीप ग्रोवर साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले आप रिएक्शन दीजिए कि आज के बाजार पर क्या है अपडेट। देखिए, बाजार में तो सेलिंग जारी है। जैसे हम देख भी रहे हैं, पिछला हफ्ता इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत खराब था। पूरा महीना अगर आप देखेंगे, फरवरी महीने की अगर हम बात करें जी, तो आईटी सेक्टर के लिए तो इनफैक्ट जो बिकवाली थी वो पूरे पिछले 5 साल में देखें तो सबसे बड़ी थी। और पिछले हफ्ते भी आप देखेंगे तो फ्राइडे को हमने 2% का ड्रॉप देखा था और पूरे हफ्ते में 3% के आसपास की गिरावट हमने मार्केट्स में बनती हुई देखी है। ओवरऑल देखा जाए तो 2025 में फ्राइडे का दिन और उसके साथ साथ बीता हफ्ता ये मार्केट के लिए सबसे खराब था 2025 की जहाँ तक बात है। यानी कि ये जो कैलेंडर ईयर शुरू हुआ है उस लिहाज से देखा जाए तो फरवरी के महीने में देखें या फिर इस पूरे साल में देखें, फ्राइडे का दिन और पूरा बीता हफ्ता मार्केट के लिहाज से सबसे खराब आप मान सकते हैं। और वही जो प्रेशर है वो आज भी भारतीय बाजारों में जारी आपको नजर आएगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि शुरुआत जरूर पॉजिटिव टोन के साथ हुई थी क्योंकि कुछ पॉजिटिव्स थे हमारे सामने। ग्लोबल संकेत अच्छे थे, यूएस के मार्केट फ्राइडे को अच्छे बंद हुए। आज एशिया में अच्छी शुरुआत हमने बनती हुई देखी, तो उसका सपोर्ट था। हमारे जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आए, जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन के नंबर से, वो सब ये इशारा कर रहे थे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। हमने नंबर्स फ्राइडे को डिस्कस किए भी थे आपके साथ। 5.4% वाली जो ग्रोथ है वो बढ़कर 6.2 पर आई, एज पर एक्सपेक्टेड, जैसा हम अनुमान लगा के चल भी रहे थे। तो उससे जरूर एक गैप अप ओपनिंग इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। हायर लेवल से फिर से मार्केट्स में हमने प्रेशर बनता हुआ देखा। जैसे आपने कहा, निफ्टी में करीब 100 अंकों के आसपास की गिरावट है, लेकिन अगर आप हाई लेवल से देखेंगे जो कि 22,261 का आज हमने हाई बना लिया था, वहां से अगर आप ये जो 22,061 को देख लेंगे, 22,261 से 22,061 मोटा मोटी पकड़ लीजिए, तो 200 पॉइंट का फॉल हायर लेवल से आपको नजर आएगा। वैसे आप कहेंगे कि 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, तो आप समझ सकते हैं कि सेलिंग का प्रेशर किस तरह से मार्केट्स में देखने को मिला। और जब भी कोई भी बाउंस आता है, कोई भी अगर हम बढ़त देखते हैं, तो विदेशी निवेशक हुए या बाकी ट्रेडर्स हुए, उनके मुंह में पानी आने लगता है और बाजार में आ जाता है दबाव। तो सेलिंग का प्रेशर जो कि पिछले 5 महीने से इनफैक्ट मैं कहूंगा कि चल रहा है, अक्टूबर के महीने से जब से एफआईएस की सेलिंग शुरू हुई है, वो आज भी कंटिन्यूड है। सर, एफआईआई की सेलिंग से ही चर्चा को आगे लिए चलते हैं। इसी को लेकर समीर अरोड़ा साहब ने एक बड़ा कमेंट किया है। कह रहे हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स जो में बढ़ोतरी की सरकार ने, उसके वजह से एफआईआई नाराज हैं। वो लगातार जो है भारतीय शेयर बाजार से निकल रहे हैं और आंकड़े बता रहे हैं सर, फरवरी में ही 34,574 करोड़ की बिकवाली, जनवरी में 78,000 करोड़ की बिकवाली। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे सर, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कीजिएगा कि समीर अरोड़ा साहब ने कहा क्या है। देखिए, समीर अरोड़ा साहब एक ही पॉइंट है जो कि हाईलाइट कर रहे हैं और इनफैक्ट काफ़ी समय से हाईलाइट कर रहे हैं और लगातार वो ये कह ही रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में जो विदेशी निवेशक आते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है, अगर वो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, छोटी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं उससे मुनाफा लेकर निकलते हैं तो उनके ऊपर जो एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मैं दरों की बात आपसे करूंगा कितनी लगती हैं, लेकिन ये जो दरें हैं जो कि टैक्स लगता है, विदेशी निवेशक जब भारत में आके निवेश करते हैं अवधि के हिसाब से एलटीसीजी और एसटीसीजी लगता है, इसको कर देना चाहिए अबॉलिश, यानी कि इसको खत्म कर देना चाहिए, पूरी तरह से हटा देना चाहिए। और ये बात वो आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और इस चीज़ को वो हाईलाइट भी करते रहे हैं। ये एफआईएस के लिए यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो भारत में आके निवेश करते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात है, काफ़ी बड़ा सेटबैक है। और पिछले बजट में आपको याद होगा, ये जो बजट हमने अभी 1 फरवरी को देखा, उससे पिछले साल वाला जो बजट था उसमें ये जो दोनों दरें हैं, चाहे आप एलटीसीजी देखें चाहे एसटीसीजी देखें, दोनों दरों में ऊपर की ओर यानी कि अपवर्ड रिवीजन किया गया था, इनको बढ़ाया गया था। इससे नाराजगी है जो कि एफआईएस की ओर से फूटती हुई दिखी है।
और जो दूसरी तिमाही का जीडीपी का नंबर आया था जो 5.4% का, उसके बाद से ये नाराजगी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी। क्योंकि अभी तक क्या था कि आप अगर मुनाफा कमाते हैं इंडियन मार्केट्स में, उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ रेट थी या फिर आपकी जो मार्केट्स थे वो उसको कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करते थे, क्योंकि आप उतना रिटर्न यहाँ पे बना लेते थे। लेकिन अगर आपकी जीडीपी उतनी ग्रोथ नहीं करेगी, कंपनियों के मुनाफे में उतनी ग्रोथ नहीं आएगी, पर शेयर मुनाफा नहीं बढ़ेगा, तो फिर आपके जो वैल्यूएशन है वो महंगे हो जाएंगे। तो इन दोनों फैक्टर्स को मिला के एफआईएस की ओर से जो बिकवाली है वो पिछले 5 महीने से लगातार जारी हो, और इसी चीज़ को वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जो टैक्स का बर्डन, टैक्स का बोझ उनके ऊपर है, ये उनके रिटर्न्स के ऊपर बढ़ चढ़कर बोल रहा है, और इसी चीज़ से वो नाराज हैं। उनकी बेरुखी जो है वो साफ तौर पे उनके एक्शंस में दिख रही है। जो आंकड़े आप बयां कर भी रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा नंबर दे देता हूं प्लीज सर। इसी साल में अगर आप देखेंगे 2025 में देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है। आपने जनवरी फरवरी का आंकड़ा रखा ही है, अगर आप अक्टूबर से ये जोड़ लेंगे नंबर्स, तो ये नंबर आपको 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का दिखेगा। हालांकि ग्रोवर साहब, एक महीना ऐसा रहा है जहां जो आंकड़े हैं वो पॉजिटिव में है, दिसंबर वाला, वो भी जरा बताइएगा। दिसंबर के महीने में जरूर हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ रिस्पाइट देखने को मिला था। जो आंकड़े आप कह रहे हैं उसमें दिसंबर के महीने में जो नंबर आपको मैंने शेयर किया भी था वो था 15,446 करोड़ रुपए का। केवल वही एक रिस्पाइट था जहां हमने थोड़ा सा उनकी ओर से एक रिवर्सल देखा था। लेकिन उसके बाद आप देखिए जैसे ही 2025 शुरुआत हुई उसकी, उसके बाद फिर से ये जो नंबर है वो एग्रावेट यानी कि और एक्सेलरेट और तेज होता हुआ दिखा। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्निंग्स रिपोर्ट आ रही है, जो तीसरी तिमाही के कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, वो सपोर्टिव नहीं है। अब आप कहेंगे कि दिसंबर में तो उन्होंने खरीदारी करी थी, फिर जनवरी फरवरी में ऐसा क्या हो गया? नतीजों को लेकर जो अनुमान लगने लगे ग्रोथ के बाद, वो ग्रोथ के नंबर्स को देखते हुए उन्होंने एक सेंस कर लिया कि कंपनियों के जो मुनाफे की ग्रोथ किस तरह की होगी, और उसी का एंटीसिपेशन हमने देखा। और देखिए जैसे जैसे नंबर्स आते गए, ये जो तीव्रता है उनकी ओर से वो और बढ़ती हुई दिखी है। तो जनवरी में अगर आप 78,000 करोड़ रुपए की बिकवाली ऑलरेडी कर चुके थे, तो फिर फरवरी महीने में, जो कि छोटा होता है, 3 दिन कम होते हैं और भी, फिर उनकी ओर से 35,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की गई है। अच्छा, ये जो नंबर्स है ना, ये थोड़ा सा आपको ना मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं इन नंबर्स में। ये जो एनएसडीएल के नंबर्स आप देख रहे हैं ना, ये जो नंबर आप देख रहे हैं कि 94,000 करोड़ उन्होंने अक्टूबर में बेचा, 21,000 करोड़ की बिकवाली नवंबर में, फिर दिसंबर में उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, 78,000 जनवरी में, 34,000 फरवरी में। ये नंबर एनएसडीएल के नंबर्स हैं। ध्यान दीजिए कहाँ से कौन से नंबर्स आ रहे हैं। इन नंबर्स में अगर आप देखेंगे, ये जो नंबर्स हैं इसमें प्राइमरी मार्केट के नंबर्स भी शामिल होते हैं। ध्यान दीजिए, एनएसडीएल के जो नंबर्स होते हैं उसमें प्राइमरी मार्केट के नंबर्स भी शामिल होते हैं। अब उसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि कैश मार्केट में अगर एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं, जहां जहां उनके पास होल्डिंग्स पड़ी हैं, चाहे वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, या कोई भी शेयर रखा हुआ है, अगर वो प्राइमरी मार्केट में आईपीओस में जैसे पैसा आ रहा था उनकी ओर से, हमने लगातार स्टोरी आपको कवर करके बताई भी थी कि एक तरफ कैश मार्केट में वो सेल करे, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे, लेकिन प्राइमरी मार्केट में, आईपीओ मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो ये नेट ऑफ प्राइमरी मार्केट है, यानी कि जितनी कैश मार्केट में वो बिकवाली कर रहे हैं और जितना प्राइमरी मार्केट में खरीद रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर ये नंबर आपके सामने आता है। अगर आप कैश मार्केट का नंबर देखेंगे, मैं आपको सिर्फ फरवरी महीने का ही नंबर दे देता हूं। जो आप 34,000 करोड़ का नंबर देख रहे हैं ना एनएसडीएल के सोर्स से, उस नंबर को केवल आप कैश सेगमेंट का नंबर देखिए, प्राइमरी मार्केट हटा के, तो ये जो 34,000 करोड़ वाला नंबर है ना, ये आपको 59,000 करोड़ रुपए दिखेगा। माय गॉड, 25,000 करोड़ रुपए आप इसमें और ऐड कर दीजिए। यानी कि अगर आप प्राइमरी मार्केट का नंबर हटा दें, केवल कैश सेगमेंट का नंबर देखेंगे, जो कि केवल एनएसई के हवाले से आता है, कैश सेगमेंट का नंबर आप देखेंगे फरवरी महीने का, ये हम आपको सुबह जब ओपनिंग बस आप देखते हैं, हम ये आंकड़े रोज आपको दिखाते भी हैं। तो 58,987 करोड़ रुपए की फरवरी महीने की बिकवाली है। 28 दिन का महीना होता है, छोटा महीना होता है, उसके बावजूद भी तो मोटा मोटी अगर आप 60,000 करोड़ रुपए की बिकवाली एक महीने में कर रहे हैं, तो आप समझिए, इसका अंदाजा लगाइए कि एफआईएस की जो बेरुखी है वो किस हद तक आपको देखने को मिल रही है। यही वो पॉइंट है जिसको समीर अरोड़ा साहब हाईलाइट कर रहे हैं कि इतनी बिकवाली क्यों हो रही है। क्योंकि एक तो आपकी ग्रोथ पिछड़ गई, कंपनियों के नतीजों में दिखने लग गया, और उसके साथ साथ आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी नीचे आती हुई दिखी है। आज आप कहेंगे कि नंबर तो ठीक ठाक आ गया, 6.2% का नंबर आया, मार्केट ऊपर खुल गया ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने आपको याद होगा फ्राइडे को भी कहा था, ये केवल मरहम लगाने का काम करेगा। आपका जख्म इतना बड़ा है, आपका वूंड इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना गहरा है कि केवल ये जो 6.2% का नंबर है, ये अनुमान के मुताबिक था। आपने कोई तोड़फोड़ नंबर नहीं दिए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर नंबर नहीं दिए कि आपकी इकोनॉमी 7% से ज़्यादा ग्रो करने लगी। तो उस लिहाज से अभी भी आप देख रहे हैं खुल ऊपर गए, लेकिन हायर लेवल्स पे हम सस्टेन नहीं कर पाए। जी, इसी के साथ ग्रोवर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्यों आखिर इतने बिकवाल बन रहे हैं एफआईआईज, क्यों इतनी बिकवाली आ रही है? क्या अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना,
या तिमाही नतीजे, क्या कारण है? आपसे मैं समझना चाहूँगा आसान भाषा में। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इंडियन मार्केट्स की मैंने कॉन्टेक्स्ट की बात करी कि आखिर एफआईज यहाँ से क्यों बेच कर निकल रहे हैं। हमारी ग्रोथ पिछड़ गई, हमारे कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं वो हमारे जो वैल्यूशंस हैं, जिस भाव पर बाजार और स्टॉक्स ट्रेड करने लगे थे, उन वैल्यूशंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया है विशाल कि अगर आपके वैल्यूशन महंगे हो जाते हैं, प्राइस आपका और आपका जो ईपीएस होता है, जिससे आपका पीई मल्टीपल निकलता है, जिसको आप वैल्यूशन कहते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग्स, जी, शेयर का भाव, अर्निंग्स यानी पर शेयर मुनाफा, ईपीएस कितना कंपनी कमा रही है, इससे आपका पीई निकलता है जो कि ज़्यादा हो गया था। अब इस पीई को कम होने के लिए, यानी कि प्राइस टू अर्निंग को कम होने के लिए, या तो आपका भाव नीचे आ जाए, जो प्राइस है न्यूमिनेटर, या तो फिर आपका जो डिनोमिनेटर है, जो आपकी अर्निंग्स है, वो बढ़ जाए, तो जाके आपकी जो वैल्यूशन है वो कम होगी, जिससे आपकी जो एफआईएस की बिकवाली या बेरुखी है वो कम हो जाएगी। अब अर्निंग्स तो नहीं बढ़ रही, जो कि चिंता का कारण है। जो हम कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स या कंपनी के जो नतीजे उनमें सुधार नहीं हो रहा है, तो फिर प्राइस को ही नीचे आना होगा। उसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा बिकवाली का मसौदा है पूरा बनता हुआ दिख रहा है। अब रह गए विदेशी फैक्टर्स की बात। आपने डोमेस्टिक फैक्टर्स तो समझ लिए कि हमारी कंपनियों की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही, कंपनियों के मुनाफे की, और हमारे वैल्यूएशन थे महंगे। दूसरी ओर आप देखिए चाइना के मार्केट्स अट्रैक्टिव है, जहां पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलस लाकर इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ आप देखिए सेफ हेवन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं सुरक्षित निवेश क्या है दुनिया भर में? जी, गोल्ड, डॉलर। डॉलर, गोल्ड और डॉलर ही है जी। तो गोल्ड और डॉलर, अगर आप डॉलर कहां से आता है? अमेरिका से। अगर आपको अमेरिका में बैठ के मैं बोलूं कि 4.5 पौने 5% की ब्याज दर मिल जाएगी, आपको रिटर्न मिल जाएगा, जी, आप भारत में आके निवेश करेंगे? नहीं सर, यही हो रहा है एफआईएस के यही साथ। कारण है। अगर हम ये बैठ के समझ सकते हैं ये चीज़, क्योंकि 10 साल की बॉन्ड डील देखिए आप यूएस की, एक समय वैसे तो ये 5% के पार भी चली गई थी, रिसेंट ही आप देखिए नंबर 4.65 4.7% के आसपास का था। तो आपको जहां आप बैठकर रुपया डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके भारत में आके पैसा लगा रहे हैं, फिर रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके अपने देश में लाएंगे, सब सारी तिगड़मबाजी करने के बाद आपको अपने देश में बैठे हुए 0.5% के रिटर्न मिल रहे हैं, तो आप क्यों किसी दूसरे देश में जाएंगे? फिर आपको रुपये की डेप्रिसिएशन भी देखनी होगी। हर साल हमारा रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है। 1947 से 1:1 का रेशो था, आपको याद होगा, डॉलर का और रुपये का। $1 $1 हुआ करता था, लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। उसमें कोई ऐसी संकोच वाली बात नहीं है, हर कोई जानता है रुपया हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है। तो वो जो डेप्रिसिएशन है हमें तो नहीं दिखती, हम तो सिर्फ महंगाई के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो विदेशी निवेशक आ रहा है, जिसने मान लीजिए 80 रुपये या 85 रुपये पे डॉलर कन्वर्ट करा के यहाँ पे इंडिया में माल खरीदा, कोई स्टॉक खरीदा, जब वो वापस जा रहा है उसे वापस डॉलर में कन्वर्ट कराना है तो 88 रुपये देना पड़ेगा $1 में लाने के लिए। यानी कि पर आप डॉलर में देखिए तो $3 का लॉस उनको यहाँ पे हो गया। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, 85 पे उन्होंने डॉलर कन्वर्ट करा के पहले पैसा खरीदा था यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट करके, फिर जब वापस डॉलर में रुपये को कन्वर्ट कराना है तो वो 88 का था, तो $3 का लॉस तो वहीं हो गया। ये जो फैक्टर है ना, ये एफआईएस को समझ के चलना पड़ता है। इसी को करेंसी का रिस्क बोलते हैं, जो आपकी करेंसी लगातार डेप्रिशिएट हो रही है, और ये ट्रेंड लगातार मेंटेन्ड है। आपकी करेंसी एप्रिशिएट नहीं हो रही, मजबूत नहीं हो रही है, वीक ही हो रही है, और ये साल दर साल हम ट्रेंड देखते ही हैं कि रुपए में कमजोरी आती है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एफआईएस की जो बेरुखी है वो आपको नजर आएगी भी। तो आपको जब डेप्रिसिएशन वाला रुपया देकर अपना माल कन्वर्ट करके जब आप अपनी कंट्री में जाएंगे, उसके सामने आपको 4.7 4.5% की रिटर्न अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मिल रही है, जो कि सेफ हेवन सुरक्षित निवेश माना जाता है, तो फिर आप पैसा निकाल के वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे? वैसे भी आपकी ग्रोथ तो पिछड़ रही है, आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आ नहीं रही है, तो आपके डोमेस्टिक फैक्टर्स वैसे ही खराब है, वैल्यूशन आपके महंगे हैं, और मैं एज अ एफआई मुझे अमेरिका में बैठ के अगर 4.5-5% का रिटर्न मिल रहा है, मैं क्यों जाऊंगा किसी इंडिया में या किसी इमर्जिंग मार्केट में, जहां जाके मुझे करेंसी का रिस्क भी लेना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं अपने घर में बैठूंगा, यूएस में पैसा लगाऊंगा, वहीं पर बैठ के एंजॉय करूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि सर भारत में पैसा लगाने का जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। अब मैं दूसरा आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा ग्रोवर साहब कि व्हाट अबाउट द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड जो 4 तारीख से कहा जा रहा है सर कि जो टैरिफ बढ़ाने वाली जो बात है कनाडा मैक्सिको को, वो वाली भी बात आप अगर हमारे व्यूअर्स को आसान भाषा में समझा पाएँ। देखिए टैरिफ बढ़ रहा है, टैरिफ लगने हैं, अनसर्टेनिटी तो है ही है। ये तो मार्केट का फेज रहता ही है कि जब कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है। वो तो कोई भी, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने आ रहा है ना, तो वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव वो तो उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है, इससे आपको डील करना ही पड़ेगा, नो डाउट। अब ट्रम्प साहब हैं तो काफ़ी अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुद ही एक दिन कुछ बोलते हैं दूसरे दिन पलट जाते हैं, तो वो वाली बात तो है ही है। लेकिन समीर अरोड़ा साहब क्या कह रहे हैं, देखिए वो ये कह रहे हैं कि इंडिया में अगर आप समझने की कोशिश करें कि विदेशी निवेशक किस तरह के हैं, कौन कौन आके पैसा लगाता है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि सरकार क्या बोलती है कि क्यों इनको टैक्स किया जाता है, क्योंकि मोटा मोटी मैं समीर अरोड़ा साहब को सुन भी रहा था, बिजनेस स्टैंडर्ड के एक इवेंट में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि 200 देश हैं मान लीजिए दुनिया भर में, ठीक है, 200 में से 199
ध्यान से सुनिएगा, 200 में से 199 देशों में विदेशी निवेशक अगर उस कंट्री में आके पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, पैसा कमाते हैं, बनाते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, कोई टैक्स नहीं है, इंक्लूडिंग यूएस। यानी कि यूएस समेत किसी भी देश में जाके कोई भी विदेशी निवेशक, चाहे वो सिंगापुर से पैसा लगाए, हांगकांग से पैसा लगाए, मोरक्को से पैसा लगाए, लग्जमबर्ग से पैसा लगाए, सिंगापुर से लगाए, दुबई से लगाए, कहीं से जाके पैसा लगाता है, फॉर दैट मैटर इंडिया से भी जाके अगर आप बाहर पैसा लगाते हैं तो यूएस आपको टैक्स नहीं करेगा अगर कोई विदेशी निवेशक आके पैसा लगाता है। केवल हमारा ही ऐसा देश है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार बोलती है कि जो रिटेल निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, छोटा तबका है, उनको बुरा लगेगा, उनको फील होगा। क्यों फील होगा? अरे हमारे ऊपर तो आप टैक्स लगा रहे हैं, वो विदेशी निवेशक आते हैं, ट्रेड करते हैं, आके पैसा बना जाते हैं, हमें तो आप टैक्स लगा रहे हैं, हमारी कमाई आप खा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रहे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये सरकार जो है वो पैसा लगाती है। अब कौन कौन से निवेशक आते हैं? देखिए, सॉवरन वेल्थ फंड्स आती हैं, पेंशन फंड्स आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं। जैसे मैंने कहा, अलग अलग देशों से लोग आके पैसा लगाते हैं। तो ये 4 प्रकार के खास तौर पे अगर आप देखेंगे एफआईज हैं जो कि भारत में आके पैसा लगाते हैं। यूएस में कोई पैसा नहीं लगता है जी, यूएस समेत बाकी सारे देशों में। और उसके साथ साथ करेंसी वाला फैक्टर मैंने आपको समझा ही दिया। तो अब सरकार क्या बोलती है, सरकार अपना तर्क क्या देती है इसमें? फिजिबिलिटी पर भी चर्चा करते हैं सर। मान लीजिए कहा जा रहा है कि सरकार मान लीजिए उससे रेवेन्यू कमाती है, टैक्स कमाती है, अगर हटा दे तो क्या वो फिजिबल होगा सर भारतीय सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए? इसका तर्क उन्होंने दिया। देखिए, समीर अरोड़ा साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए सरकार ये हटा देती है तो सरकार कहेगी हमारा राजस्व जाएगा जी। कितना राजस्व जाएगा? देखिए, उन्होंने नंबर लिया हाईएस्ट, जो पिछले 4-5 सालों में सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन हुआ, या फिर ये एलटीसीजी या एसटीटी उसमें मिला लीजिए। 2022-23 में उन्होंने कहा था कैपिटल गेन का जो कलेक्शन था 99,000 करोड़ था। 10 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास की कमाई हुई आपकी। लेकिन ये रेगुलर नहीं है, इतना ही टैक्स कलेक्शन आपका हर साल नहीं होता है। ये पीक है पिछले 5-7 साल का अगर आप नंबर देखेंगे। मोटा मोटी अगर आप एवरेज करेंगे विशाल, तो आपको नजर आएगा कि 3 से 4 बिलियन डॉलर के आसपास का, यानी कि 10 से 20 हजार, हाँ 10 से 20 बिलियन डॉलर ऑन एन एवरेज पिछले 6-7 साल में अगर आप देखेंगे तो नेट आप देखेंगे तो हर साल करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर के आसपास की आपके पास कमाई होगी, राजस्व होगा, अगर आप टैक्स लगाते हैं इक्विटीज के ऊपर। ठीक है। अब फिजिबिलिटी की आपने बात करी। अब मान लीजिए इतना आपका लॉस हो गया, आप समीर अरोड़ा साहब की बात सरकार पूरी तरह से मान लेती है, इसको हटा देती है। तो ये जो, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ ग्रोवर साहब कि हाल में ही देखिए आप, इस बजट में ही मिडिल क्लास को कितनी बड़ी राहत देने की कोशिश की गई। 12 लाख तक की अगर कमाई है तो उसको जो है टैक्स 0 कर दिया गया, अगर सैलरीड है तो 12.75 तक ये आंकड़ा चला गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ, और चूंकि जो रिटेल निवेशक हैं सर वो भी बहुत हैरान परेशान हैं, वो अगर सोच रहे हैं कि अगर समीर अरोड़ा साहब की जो बात है उसको अगर इम्प्लीमेंट कर भी दिया जाए तो शायद जो मार्केट में है हल्की खासी रिकवरी देखने को आ भी जाए। आपका क्या मानना है सर? बिल्कुल, वो तो यही कह रहे हैं कि अगर आपको बाजार में रिकवरी लानी है या फिर मार्केट में एक सस्टेन रिकवरी चाहिए, पुल बैक चाहिए आपको कोई भी, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ऐसा अश्नीर ग्रोवर साहब ने कहा। इनफैक्ट ये जो नितिन कामत वाली बात आपने शुरू करी ना, इस ट्वीट के ऊपर अश्नीर ग्रोवर साहब ने भी अपना रिएक्शन दिया, जो कि भारत पे के वो भी टैक्स को लेकर बहुत खफा रहते हैं सर सरकार से। वो खफा रहते ही हैं, वो तो ऐसी टिप्पणियां करने के लिए जाने जाते ही हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि आप अबॉलिश कर दीजिए कैपिटल गेन टैक्स को, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई मार्केट में सुधार लाना है या मार्केट की सेलिंग को अगर रोकना है तो आपको स्ट्रक्चरल चेंज यानी कि बुनियादी ढांचे को बदलने की जरूरत है, बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार करने की जरूरत है। तो एक उनमें से स्टेप ये हो सकता है कि आप कैपिटल गेन्स को अबॉलिश कर लीजिए। अब आप फिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, अगर 3 से 4 बिलियन डॉलर हर साल आपके पास आता भी है तो ये इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसको आप फॉरगो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप इतना रकम हर साल छोड़ भी देते हैं तो उससे होगा क्या, आपके मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखेंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसको नितिन कामत साहब ने अपनी ट्वीट में हाईलाइट किया। ट्रेडिंग वॉल्यूम 30% गिर रहा है सर। हाँ, कम हुआ है और उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं इसके। सर नितिन कामत वाले पे आएंगे, पहले इस पे आप डिस्कशन कर लीजिए। हाँ, तो ये जो कह रहे हैं कि 3 से 4 बिलियन अगर आप मान लीजिए छोड़ भी देते हैं तो उससे होगा क्या, मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, और उससे आप देखिए आपके जो निवेशक हैं, रिटेल निवेशक, उनको तो राहत मिलेगी ही। मान लीजिए आप नहीं भी करते, चलिए रिटेल निवेशकों के ऊपर आपने जारी रख भी दिया, आपने केवल विदेशियों के लिए टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन अगर इससे वॉल्यूम बढ़ता है, मार्केट सुधरता है, तो आपके पास भी तो एवेन्यूज बढ़ते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी तो प्राइवेटाइजेशन करना है, आपको हर साल अपने शेयर बेचने हैं, सरकार जो करती है अपने डिसइन्वेस्टमेंट करती है, वो भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको आप अपना सकते हैं, जिससे आपको भी फायदा होता हुआ दिखेगा। तो आप केवल ये 3 से 4 बिलियन डॉलर जो हर साल की आपकी कमाई होती है ऑन एन एवरेज,
उसके लिए आपने इतना बड़ा कदम ले लिया, आपने टैक्स लगा दिया, एफआईएस को इतना ज़्यादा आपने निराश कर दिया या उनको और सर डिसअपॉइंट कर दिया। एक सवाल मेरे मन में अभी ये भी आ रहा है सर कि ये क्या छोटी अवधि के लिए भी तो नहीं किया जा सकता, ये तो सक्सेसफुल हो जाएगा। मान लीजिए अभी लगातार जो है बिकवाली बढ़ रही है एफआईएस की, तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि सरकार अगर कर दे 1 साल तक के लिए ही कर दे, ताकि उनको जो अनअट्रैक्टिव लग रहा है भारतीय बाजार उसको और वो अट्रैक्टिव बना दे। नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए आप ठीक है, आप ये कह देंगे कि मैंने 1 साल के लिए कर दिया, 1 साल बाद फिर आपको लगेगा, तो फिर जब 1 साल होने वाला होगा फिर आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, तो फिर आपने कहा 1 साल के लिए रिस्पाइट दे दी। देखिए ऐसा नहीं होता है। अब इसमें सवाल यही है, जो आपने पॉइंट उठाया ना, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अब इसमें बात यही हो रही है, समीर अरोड़ा साहब ने जो कहा अपने इंटरेक्शन में, कि अब सरकार ये सोचेगी कि अरे मैंने अभी तो लगाया था, मैं अभी इसको हटा दूं, तो ये तो फिर हमारे लिए वो वाली बात होगी। कह रहे आप इस तरह से अपनी ईगो पे मत लीजिए, डोंट फील अशेम्ड अबाउट इट कि आपने पिछले साल डिसीजन लिया और इस साल आप आके इसको हटा रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। आपको समय समय पर सही फैसले, जिस तरह की मूड माहौल होता है उस हिसाब से आपको लेने ही पड़ेंगे। केवल 3 से 4 बिलियन डॉलर के लिए आप इतना बड़ा कदम ना उठाइए कि आपके एफआईएस की बेरुखी हो जाए, क्योंकि कह रहे हैं कि आपका जो कैपिटल मार्केट है ना वो अभी अर्ली स्टेज पे है, तो उसको ग्रोथ के लिए एफआईएस की जरूरत है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आपको ऐसे कदम लेने चाहिए जिससे आपके एफआईएस आपसे खुश हो, आके पैसा लगाएं, ना कि वो सेलिंग करें या फिर बेरुखी से यहाँ से निकलते हो जाएं। वैसे भी जो मूड माहौल है, जैसे आप 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात कर रहे हैं, आपके हक में नहीं है। आपकी अर्निंग्स वैसे भी अच्छी नहीं है, कंपनियों की वैल्यूएशन आपके महंगे हैं, यूएस में बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, चाइना आपके सामने खड़ा है कॉम्पिटिशन के रूप में। ऐसे में आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पिछले साल लगाया, मैं आके इसको हटा दूँ तो मेरे लिए क्या होगा, मेरी ईगो, मेरे लिए तो ये अशेम होने वाली बात हो जाएगी, ऐसा मत सोचिए। और सर आप जो फॉरगो की बात कर रहे हैं तो 2 से 3 मिलियन डॉलर का ना सर, और अगर जो टैक्स का बात कर रहे थे कि जो 12 लाख तक की कमाई को हम लोगों ने टैक्स जीरो किया है, इनकम टैक्स जो जीरो किया है सर, उससे तो 1 लाख करोड़ का नुकसान होने की भी बात की जाती है। फाइनेंस सेक्रेटरी जो उस समय के थे तुहिनकांत पांडे साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि हालांकि हम लोग इसको दूसरे चैनल से वापस ले आएंगे, तो ये कोई उतनी बड़ी रकम नहीं है जहां तक मैं आपके आंकड़ों से मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। देखिए वो जो कैलकुलेशन है वो अलग है, वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है कि आप 1 लाख करोड़ रुपए आपके अगर जाएगा भी रेवेन्यूज के रूप में, जो आप अदर मीन से आ जाएगा, वो आपकी खपत बढ़ेगी। क्योंकि पैसा अगर किसी के हाथ में आएगा, देखिए उसके वो दो धारी तलवार है, उसको आप इस तरह से समझिए कि पैसा अगर 1 लाख करोड़ रुपए सारे लोगों के बीच में बटेगा, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स पे करते हैं, अगर 1 लाख करोड़ रुपए बचेगा, तो विशाल आप मुझे बताइए, मान लीजिए आप टैक्स पे करते थे, आपका साल में 40,000 रुपए टैक्स बच गया, से फॉर एग्जांपल, आप क्या करेंगे? मैं सर घूमने जाऊंगा, लग्जरी चीज़ पे खर्च करूंगा, महंगे फोन्स कर दूंगा। ये बात कह रहे थे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब की। देखिए वो पैसा टूरिज्म में खर्च हो जाएगा, खाने पीने पे खर्च होगा। मान लीजिए मैं अभी छोटी गाड़ी से चल रहा हूँ तो मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, लोन्स के जो है अनुपात वो बढ़ेंगे सर। मैं आपकी बात को काउंटर करता हूँ जी, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कहाँ जाएगा पैसा? जी, सेविंग करिएगा या शेयर मार्केट में लगाएंगे? बैंकों में जाएगा। बैंक इस समय डिपॉजिट से जूझ रहे हैं जी। अब इसको ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरा टैक्स का पैसा बचा, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, कहीं भी पैसा नहीं लगाया, मैंने साबुन तेल भी नहीं खरीदा जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी के इस्तेमाल की चीजें हैं, मैंने पैसा बैंक में रखा, मैंने उसे एफडी में कन्वर्ट कर दिया या फिर स्वीपिंग अकाउंट में कर दिया कि मेरा पैसा जितना भी इसके ऊपर पैसा है वो आप एफडी में डालते रहिए। होगा क्या, एक तो बैंकों के पास पैसा आएगा, आपकी जो लिक्विडिटी की दिक्कत है वो कम होती हुई दिखेगी, और दूसरा अगर सेविंग्स की मारामारी खत्म होगी बैंकों के पास, तो आपके जो ब्याज की दरें हैं वो कम होने की गुंजाइश होगी। अब आप कहेंगे कि आरबीआई ने तो दरें घटा दी, तो इससे भी तो लिक्विडिटी बढ़ाने के चेष्टा से ही लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। आप उसको ध्यान से समझिए। देखिए आप कहेंगे कि ये बैंकों का फैसला नहीं है ब्याज दरें घटाना, ये तो आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया तो बैंकों को पास ऑन करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। हमने पहले भी देखा है आरबीआई लगातार इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मशक्कत करता रहा है कि ट्रांसमिशन रेट जो है इकोनॉमी में वो लो है, तो आप भले ही रेपो रेट कम कर दीजिए, अभी भी बात हो रही है कि एक और रेपो रेट कम हो जाएगा, इस साल 50 बेसिस पॉइंट की और कटौती हो सकती है, क्या बैंक उसे पास ऑन करेंगे? बैंकों के पास उतनी गुंजाइश है क्या? वो गुंजाइश कहां से आएगी? अगर बैंकों के पास सेविंग्स होंगी, पैसा होगा। डॉश बैंक ने भी कहा था ग्रोवर साहब कि मैं वो जो रिपोर्ट पढ़ रहा था, आपसे भी चर्चा कर रहा था कि इस साल जितने भी जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी हर 2 महीने पे होती है, वो कह रहे हैं कि 6 जो एमपीसी आएगी उसमें भी 0.25% का रेट कट हो सकता है। अप्रैल वाले में भी वो बोल रहे हैं डॉश बैंक ने कि उसमें भी कटौती होने की गुंजाइश है। तो सब तमाम जो प्रक्रिया है ये सिर्फ लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, मार्केट में पैसा आने के लिए इसलिए किया जा रहा है सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, जो 1 लाख करोड़ आ रहा है ना, उसको सरकार दूसरे मीन से ले लेगी। तो डायरेक्ट टैक्स भले ही फोरगो हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट मीन से जब आपको जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा, अगर आप खपत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी इकोनॉमी में, उसके साथ साथ बैंकों के पास पैसा आता हुआ दिखेगा, तो आपकी जो सेविंग्स का चैलेंज है बैंकों का वो भी तो कम होता हुआ दिखेगा। आपको ये भी तो करना है ना कि अगर आपकी ईएमआई कम होगी, ईएमआई का प्रेशर कम होता हुआ दिखेगा आपके ऊपर, आपकी कार लोन का जो रेट है वो कम होगा, आपका होम लोन का रेट कम होगा, तो आपकी ईएमआई एक तरह से कम होती हुई दिखेगी।
तो वो पैसा भी आपके पास बचेगा। फिर आप देखिए, इंडियन कस्टमर बहुत सेंसिटिव होता है, चाहे वो गाड़ी खरीदने जाए, चाहे वो होम लोन Price sensitive होम लोन, होता है, हाँ, तो होम लोन घर भी खरीदने जाएगा तो होम लोन की दरें तो देखेगा, मेरी ईएमआई कितनी होगी, कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत तेज है इंडियंस, तो उस लिहाज से आप पहले ही पूछ लेते हैं। मारुति गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्यों पूछते कितना देगी, तो गाड़ी बाद में खरीद रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं उसका एवरेज कितना होगा। दैट मीन्स आपने पहले ही अपना कैलकुलेशन कर रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत आपके ऊपर असर डालती हैं। तो अगर आपकी ईएमआई कम होती हुई दिखेगी तो आपका खर्चा वहाँ पे भी कम होता हुआ दिखेगा। लोगों की होम लोन और जो गाड़ी का लोन लेने की जो एक टेंडेंसी है ना, वो भी बढ़ती हुई दिखेगी। तो उससे भी आप देखेंगे इकोनॉमी में एक जो थ्रस्ट है वो आता हुआ दिखेगा। ग्रोवर साहब, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में विस्तार से आप हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं और लगातार व्यूअर्स की जो संख्या है मनी9 पर वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब मेरा सवाल है सर, इसमें अब तक कोई ये बात मान नहीं रहा था सर कि टैक्स को लेकर बात की जाएगी कि टैक्स को आप कम कर दीजिए, उसके बाद एफआईआईज आप खुश हो जाएंगे। इस बात को आप जोड़िएगा, आपकी जो एक बात हुई थी मार्केट एक्सपर्ट से, उनके भी आप कोर्ट को लाइएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने बजट 2024 में सरकार ने क्या बदलाव किए थे एलटीसीजी को और एसटीसीजी को, उसको भी मैं आसान भाषा में आंकड़ों से समझाऊंगा। पहले आप बताइए सर। देखिए, हमने लगातार इस चीज़ को अपने एक्सपर्ट से उठाया है कि जो एफआईज की ओर से बिकवाली हो रही है कैसे मतलब रुक सकती है, कैसे एफआईज वापस भारत में लौट सकते हैं। तो लगातार हम अपने मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत करते ही रहते हैं। मेरी पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी से एक बार बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या करे सरकार कि एफआईज की बेरुखी खत्म हो जाए, एफआईज वापस भारत में लौटना शुरू कर दें। तो उनका ये कहना था कि जो टैक्स की दरें हैं वो कम हो जानी चाहिए। अब समीर अरोड़ा साहब और अश्नील ग्रोवर जी ने तो साफ साफ कह दिया कि खत्म ही कर देना चाहिए। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि खत्म कर देना चाहिए, कह रहे इसको कम करना चाहिए। और ये आया कहाँ से? देखिए, पिछला बजट जो था, जैसे मैंने कहा 2024-25 वाला, उसमें जो दरें हैं उनको बढ़ा दिया गया था। जी, मैं सर एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूँगा। अब मैं वो दरें बता देता हूँ, हमारे व्यूअर्स को एडिशनल वैल्यू मिल जाएगा। एलटीसीजी को 10% से बढ़ाकर सर 12.5% कर दिया गया था। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। क्या मैं सही हूँ सर? एक रिस्पाइट और दी गई थी इसमें कि जो एक साल में अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपका होता है, कैपिटल गेन, हाँ, 1 लाख रुपए तक, उसे बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया गया था। यानी कि जो पहले पूरे साल में अगर आप एलटीसीजी के रूप में गेन होता है 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था, उस रकम को बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया था। तो इधर से आपका जो 10 वाला 12.5% कर दिया और 15 वाला 20% कर दिया। केवल एलटीसीजी में एक राहत ये दी गई थी कि 1 लाख वाला 1.25 लाख कर दिया गया था। बाकी आप बिल्कुल सही हैं। ठीक सर, आप चूंकि मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे समझना चाहेंगे एलटीसीजी को भी आसान भाषा में समझा दीजिए और एसटीसीजी को भी समझा दीजिए, क्या है हमारे व्यूअर्स को। देखिए, लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट्स के अगर आसान भाषा में समझाइए, इंडियन मार्केट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल या उससे ज्यादा, यानी कि 12 महीने। आपने आज एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, उसको 1 साल होल्ड किया, ठीक है, 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद कम से कम 1 साल आपने होल्ड किया, उसके बाद बेचा, तो वो लॉन्ग टर्म का ट्रेड हो गया। ठीक है, 1 साल या 12 महीने से पहले अगर आपने कोई ट्रेड लिया और उसको बेच दिया 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, ठीक है, आज लिया आज बेच दिया, आज लिया कल बेच दिया, 1 महीने बाद बेच दिया, 11 महीने बाद बेच दिया, 11 महीने 29 दिन में बेच दिया, या 364वें दिन बेच दिया तो एसटीसीजी लगेगा, बशर्ते आपको उसमें मुनाफा हो रहा हो। ठीक ठीक है, ठीक तो ये आपका एसटीसीजी हो गया, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, उस पर टैक्स लगेगा जो कि 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, जैसे आपने बताया। और लॉन्ग टर्म यानी कि अगर आपने कोई शेयर आज लिया, उसको 1 साल 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया, तब आपने बेचा, आपको मुनाफा हुआ, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा, जो कि 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। चूंकि सर हमारे पास समय बहुत कम वक्त बचा हुआ है, तो अब हम बात करना चाहेंगे जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत साहब की। इन्होंने कहा है सर कि ये तो अपने ब्रोकर्स इंडस्ट्री को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। ग्रोवर साहब कह रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम 30% तक गिर जाएगा, एसटीटी का जो कलेक्शन है 40,000 रुपए तक गिर सकता है। देखिए, सेंसेक्स जो है फरवरी में 4,000 अंक गिरा है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री जो है इस वक्त बहुत ही गहरे संकट से गुजर रही है। अब मैं, चूंकि आपने बहुत ही आसान भाषा में हेलियोस कैपिटल के जो सीईओ साहब हैं समीर अरोड़ा साहब, उनको आपने बहुत ही आसान भाषा में समझाया। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर कि काइंडली नितिन कामत साहब का जो कमेंट है, उसके भी जो इनसाइड स्टोरी है, उनसे हमारे व्यूअर्स को अवगत कराइए सर। देखिए, समीर अरोड़ा साहब फंड मैनेजर हैं, उन्होंने आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिहाज से जो पूरा एक उस एंगल से पूरी स्टोरी थी वो बता दी। अब नितिन कामत साहब हैं ब्रोकर, जो जीरोधा के को फाउंडर हैं, उन्होंने आपको अपने चैलेंजेस बताए हैं
कि मैं क्या फेस कर रहा हूं। उधर एफआईएस की बेरुखी की बात हो रही थी। अब इसमें क्या है, इसमें आपको समझ आएगा कि मार्केट में उसका वॉल्यूम के हिसाब से कितना असर हो रहा है, मार्केट में क्या वाकई में जो ट्रेडिंग हो रही है उस पर भी असर दिख रहा है। तो वो कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 30% जो एक्टिविटी है ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो उसमें ड्रॉप देखने को मिला, ऑल टाइम हाई लेवल से उन्होंने ये बोला है। ठीक है। और एक बात उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बोली और ये बहुत अहम बात है विशाल, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं 15 साल से इस बिजनेस में हूं और 15 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब हम देख रहे हैं कि आपका जो बिजनेस है वो डी ग्रो करता हुआ दिखेगा, यानी कि इंडियन मार्केट्स में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है, जिससे 15 साल बिजनेस करते हुए हमें हो गए और 15 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा जो बिजनेस की ग्रोथ है वो आपको नेगेटिव जाती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि एक तो जो वॉल्यूम्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं और जो ड्राई वॉल्यूम्स हैं वो आपको दिखाते हैं कि इंडियन मार्केट्स कितने शैलो हैं, कितने हल्के हैं, और जैसे ही गिरावट होती है तो मार्केट में किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिलता है। ऑल टाइम हाई से उन्होंने आंकड़े रखे हैं कि जो ऑप्शंस टर्नओवर है, ऑप्शंस के जो वॉल्यूम होते हैं वो 46% नीचे आ चुके हैं और जो इक्विटी टर्नओवर है उसमें भी 42% के आसपास का जो फॉल है वो हायर लेवल से देखने को मिल चुका है। अब आपने एसटीटी कलेक्शन की बात करी, तो एसटीटी पे जाएंगे उसके पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा वॉल्यूम्स का जो ये कह रहे हैं कि डी ग्रो हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण मैं देखूं? पूर्व सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के द्वारा जो लिए गए लगातार एफएनओ को लेकर जो नए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, क्या वो एक बड़ी वजह है? क्या उसके पीछे एक और जो सेबी की स्टडी है वो तो नहीं दूसरी वजह है सर कि 10 में से जो 9 जो है रिटेल निवेशक उनको नुकसान हो रहा है, औसत नुकसान 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के आसपास का है? देखिए नुकसान होता है फिर भी ट्रेडिंग तो होती थी ना जी, उसको ब्रोकर्स की तो कमाई होती थी ना। हाँ, सरकार को टैक्स तो मिलता था ना, फिर भी लोग ट्रेड करते थे। करिश्मा ही ऐसा है इस ट्रेड में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है ना कि आपको लिवरेज पोजीशन मिलती है। लिवरेज मतलब आपको 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए में मिल जाती है, फिर बाद में ही भले ही आपको M2M मार्क टू मार्जिन आता है। 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए का मतलब है आपको मार्जिन मिल जाता है कि आपने 100 रुपए का सौदा खड़ा किया, आपने 10% का मार्जिन दिया, आपका सौदा खड़ा हो गया। अब उसके बाद आपका जो मुनाफा होगा आप लेके निकल सकते हैं, बशर्ते आपको मुनाफा होता है तो। और बाद में अगर खुदा ना खास्ता वो 100 वाली चीज़ 98 की हो जाती है तो आपको 2 रुपये का M2M यानी कि मार्क टू मार्जिन जो होता है, मार्क टू मार्केट मार्जिन होता है, वो आपको देने के लिए आ जाता है। तो वो तो बात होगी कि आप M2M कैसे करते हैं, एफएनओ में क्यों इतने ज़्यादा ट्रेड होते हैं, नुकसान होता है, उसको रोकने के लिए कदम उठाए गए, वो भी आपका एक फैक्टर है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि वॉल्यूम्स और क्यों नीचे आते हुए दिखे हैं। देखिए इन्होंने नितिन कामत साहब ने भी ये बात बोली है 2020-21 के बाद, जब से ये कोरोना वाली पूरी महामारी फैली थी, उसके बाद बहुत सारे नए निवेशक, नए जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में आते हुए दिखे और उनकी ओर से ही ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो बढ़ती हुई दिखी है। लेकिन अब उसमें भी नितिन कामत साहब कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये जो पार्टिसिपेशन है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है। जो 2021 से 2024 के दौरान तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा था, अब उसमें कमी आ रही, जिससे लिक्विडिटी, आपके वॉल्यूम दोनों में ही कमी देखने को मिल रही है। आपको एक चीज बता दूं, 95% से ज्यादा लोग इंडिया में आप देखेंगे, अब बड़े बड़े जो संस्थागत निवेशक हैं उनको छोड़ दीजिए, जो रिटेल वाला जो तबका है वो नीचे लेकर ऊपर बेचने में यकीन रखते हैं और वही उनका सिद्धांत रहता है, सस्ता लिया महंगा बेच दिया। इसी तरह से काम करते हैं। ऐसे बाजार में जब बाजार गिरने लगता है, नीचे आने लगता है, उनको शॉर्ट सेल नहीं करना आता, ऊपर बेच के नीचे नहीं खरीदना आता है, नहीं कर सकते हैं, उनकी समझ नहीं है, ना उनके पास एक्सपर्टीज है, ना वो इतना सोचते ही हैं, ना उनको इतना गाइड ही किया जाता है। और एफएनओ में ही होता है ये, कैश सेगमेंट में नहीं होता है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपने कैश सेगमेंट में कोई सौदा खड़ा कर दिया शॉर्ट पोजीशन का, आपने दिन के एंड तक नहीं काटा तो वो ऑक्शन में चला जाता है अगले दिन के लिए, तो आप कैश सेगमेंट में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एफएनओ में ही होना चाहिए, तो ही आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो जो टेंडेंसी है ना रिटेल निवेशकों की, जिसकी बात नितिन कामत साहब ने अपनी ट्वीट में करी हुई है कि इनकी जो वॉल्यूम कम हो रही है ना, जो मैं अपना इसमें एक अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ कि रिटेल को ऊपर बेच के नीचे खरीदना नहीं आता है, वो शॉर्ट सेल नहीं करना समझते हैं, वो भी एक फैक्टर है। और जैसे ही बाजार में गिरावट होती है ना वो घबरा जाते हैं। जी, अब सर आपसे आग्रह है कि एसटीटी वाले पे आप थोड़ा सा और ज्ञान दीजिए। एसटीटी में, और ये कह रहे हैं जैसे समीर अरोड़ा साहब कह रहे थे कि 3 से 4 बिलियन डॉलर आपका सालाना राजस्व होता है, उसको अगर आप फॉरगो कर देंगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत सारे फैक्टर है जहां से आपका पार्टिसिपेशन वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा, उससे आप पैसा कमा लेंगे। अब नितिन कामत साहब कह रहे हैं कि आपने 80,000 करोड़ रुपए का एक नंबर रखा है अगले साल के लिए बजट में कि एसटीटी का कलेक्शन आपका 80,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही है, जो फॉल हो रहा है, उससे आप 80,000 तो छोड़िए, 40,000 करोड़ रुपए भी अगर आपका राजस्व हो जाए तो वो बड़ी बात है। यानी कि 50% या उससे ज़्यादा का ड्रॉप आपके एस्टीमेट से आपके एसटीटी में देखने को मिलेगा। तो क्या मिला आपको? इधर आपका एलटीसीजी और एसटीसी आपको मिलना नहीं है। जब 5 महीने से मार्केट गिर रहा है, किसको मुनाफा हो रहा है? सबके पोर्टफोलियो लाल पड़े हैं। तो आपका कैपिटल गेन वाला भी आपने लूज कर दिया, इधर आपका वॉल्यूम कम हो गया तो आपका एसटीटी वाला भी नुकसान हो गया। मिला क्या आपको फिर? तो कुल मिला के आपको क्रक्स समझ आ गया कि एक तरफ आप आपका जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है
वो आप गवा देंगे। मार्केट से एफआई चले जाएंगे तो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है, रिटेल वैसे ट्रेड नहीं कर रहा है, तो आपका जो एसटीटी वाला पार्ट है वो भी नीचे आ जाएगा। तो आपकी तो दोनों तरफ से ही नुकसान हो गया, प्लस आपके जो रिटेल निवेशक हैं वो आपसे और खफा हो गए कि आपकी वजह से हमारे नुकसान हो गए। अब किसी ना किसी को तो दोष देगा ना आदमी। आपके पोर्टफोलियो में लाल दिखेगा, नुकसान दिखेगा, तो किसी को तो जाके रोएगा ना अपना दुखड़ा। जी जी सर, बातों बातों में मार्केट पर भी नजर डाल दीजिए। 22,134 के आसपास हो गया है और 9 अंकों की पॉजिटिविटी, 9 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। निचले स्तर से 22,004 के लेवल जो है, 22,004 का जो लेवल था वहां से मार्केट ने हल्की सपोर्ट लेने की कोशिश की है। 22,134 के आसपास कारोबार हो रहा है। कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं तो मैं वाइंड अप कर दूंगा। अच्छी बात है सर, मैं तो कह रहा हूं कि मार्केट में रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक मनोवैज्ञानिक स्तर है जहां पे जाके बाजार रुकने की कोशिश कर रही है। यही चीज़ ये जो फ्राइडे बीता 28 तारीख वाला, उससे पहले जो 21 फरवरी वाला जो फ्राइडे था, उस दिन हमने वीकली क्लोजिंग के लिहाज से 22,800 का लेवल तोड़ा था। तो ये जो फ्राइडे बीता है हमने 22,150 का लेवल तोड़ा था। तो एक एक करके हम वीकली बेसिस पर जो इंपॉर्टेंट की सपोर्ट लेवल्स हैं उसको तोड़ते जा रहे हैं। अब ये 22,000 का लेवल है जहां पे बाजार रुकने की कोशिश कर रहे हैं। यही जो उम्मीद हम देख रहे हैं ना, 22,000 से मार्केट घुमा है, आज 22,004 का लो है, यही उम्मीद 22,800 के आसपास भी बनी थी, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने 22,800 पे सपोर्ट लेके उस लेवल के नीचे भी दिन के दौरान फिसल गए, लेकिन वहां से रिकवरी हो गई। मैं उम्मीद करता हूं जैसे आप कह रहे हैं 22,000 पे रुक जाए, यहीं पे मामला पलट जाए और थम जाए मार्केट। अगर ये टूट गया फिर गिरावट और भी गिरा सकती है, जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया। समीर अरोड़ा साहब की बातों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया, नितिन कामत जी की बातों को समझाया, मार्केट पर ओवरऑल आपने बताया कि कैसे क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।